मतलब दोस्तों क्या मजे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड के पोते पोती काठमांडू के महंगे होटल्स में बढ़िया खाना खाते और छुट्टियों में स्पा करवाते हुए वीडियो डालते हैं। और सुनिए, दूसरे पूर्व पीएम शेर बहादुर देवबा का बेटा जयवीर सिंह देवबा महंगी एसयूवी में बैठ के काठमांडू की हाई फाई पार्टियों में जाते हैं, तो वहीं उनकी बहू शिवानी श्रेष्ठा ब्रांडेड कपड़े दिखा दिखाकर और विदेशों में पढ़ाई के अपने अनुभव बता बताकर हजारों फॉलोअर्स बना लेती हैं। तो वहीं इस तरफ नेपाल के लाखों आम जेंजी लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, जहां 20% लोगों के पास नौकरी ही नहीं है, जिस वजह से करीब 20 लाख लोग मजबूरी में गल्फ, मलेशिया और इंडिया जाकर कम पैसों में काम कर रहे हैं। वहीं उनके परिवार बेचारे पीछे घर में बैठे हैं, जो $11 बिलियन की कमाई पर टिके हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि नेपाल की पूरी इकोनॉमी का 26% है। दोस्तों, नेपाल के अमीर और आम जेंजी लोगों के बीच इतना बड़ा फर्क है, मगर फिर ये सारा अमीरी वाला पैसा आता कहाँ से है? जवाब करप्शन से। देखिए ना, सबसे पहले पीएम ओली ने ही चाय बागान की जमीन को कमर्शियल बनाकर पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेच दिया था। 3 और पूर्व पीएम माधव नेपाल, बाबूराम भट्टाराई और खिल राज रेग्मी पर तो सरकारी जमीनें घूस लेकर बेचने के आरोप हैं। विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा और उनके साथी नेताओं ने तो बेचारे जेंजी बच्चों को अमेरिका भेजने के लिए फर्जी भूटानी शरणार्थी आईडी तक बेच दिए। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, 3 बार के पीएम पुष्प कमल दहल पर तो ये तक इल्जाम है कि उन्होंने माओवादी गुरिल्लाओं के लिए आई रकम भी अपनी जेब में भर ली। और पूर्व पीएम शेर बहादुर देवबा पर नेपाल एयरलाइंस के लिए 2 महंगे एयरबस प्लेन खरीदने में कमीशन खाने का भी इल्जाम है। और दोस्तों, यहाँ मजे की बात पता है क्या है? सबके सब अब तक आरोपों से बच निकले हैं, किसी को सजा तक नहीं हुई। 2008 में लोकतंत्र बनने के बाद पिछले 17 सालों में 14 बार सरकारें बनी और गिरी, और सभी एक दूसरे की कुर्सी छीनने में लगे थे, जिस वजह से कोई भी सरकार पूरा कार्यकाल नहीं चला पाई। इन सब से सोशल मीडिया पर जेंजी लोग इतने गुस्से में आ गए कि नेपो बेबी कैंपेन चलाकर उन्होंने नेताओं के बच्चों को जम के ट्रोल कर डाला, जिससे ओली सरकार घबरा गई और तानाशाही अंदाज में उसने सभी सोशल मीडिया ऐप्स को बोला कि वे 1 हफ्ते में उनसे रजिस्टर हो जाएं। सिर्फ टिकटॉक ने उनकी बात सुनी, मगर दूसरे और बड़े 26 प्लेटफॉर्मों पर 5 सितंबर को बैन ठोक दिया गया। दोस्तों, इससे न सिर्फ रील बनाने वाले जेंजी को झटका लगा, बल्कि बाहर काम कर रहे प्रवासी और नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री भी ठप हो गई। सोशल मीडिया बैन के कुछ घंटों बाद ही 6 सितंबर की सुबह एक मंत्री की सरकारी जीप ने स्कूल के बाहर 11 साल की बच्ची को कुचल दिया। ऊपर से पीएम ओली का ऐसा बयान आया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना छोटा सा मामला है, होता रहता है, लड़की का इलाज हम करवा देंगे। बस फिर क्या था, 8 सितंबर को गुस्से में उबले हजारों जेंजी सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया बैन हटाओ, केपी छोड़, देश छोड़, करप्शन बंद करो, सोशल मीडिया नहीं। अब यहाँ भीड़ का जोश सिर चढ़ गया था और वो संसद में घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसका पुलिस ने निर्दयता से जवाब दिया। आंसू गैस, रबर की बुलेट्स, वाटर कैनन और असली गोलियां भी चलाई, जिसमें 72 छात्र मारे गए और 1300 से ज्यादा घायल हो गए। हंगामे के दबाव में ओली ने बैन हटा दिया और सरकार के कई बड़े मंत्री इस्तीफा देकर भाग खड़े हुए। दोस्तों, आंखों देखी बताती है कि कुछ शोर मचाते बाइक वाले लड़कों ने भीड़ में घुसकर बैरिकेड तोड़े और वे संसद तक भी पहुंच गए। उस भीड़ ने फिर तोड़ फोड़ मचा दी, संसद और नेताओं के बंगले तक जला दिए। दोस्तों, यही नहीं, पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार को प्रदर्शनकारियों ने उन्हीं के घर में जला दिया। फिर वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, साथ ही प्रधानमंत्री दफ्तर पर भी धावा बोल दिया। इससे वो तुरंत इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, उन 2 दिनों में नेपाल पूरा उलट पुलट हो चुका था। बेचारे नेता लोग हेलीकॉप्टर की रस्सियों से लटक कर भाग रहे थे, जवान लड़के जलती इमारतों के सामने नाच रहे थे, कोई सड़क पर ऊनो खेल रहे थे तो कोई बाल्टी पीट रहा था। सब वायरल हो गया। 10 से 12 हजार कैदी तो मौका देखकर जेल से भाग गए। स्थिति और भी बिगड़ सकती थी, लेकिन फिर नेपाल आर्मी ने बीच में आकर नेताओं को बचाया और सड़कों पर कानून व्यवस्था संभाल ली। दोस्तों, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन जेंजी आंदोलनकारियों के लीडर हैं एक मिलेनियल 36 साल के सुदन गुरुंग, जो हामी नेपाल एनजीओ चलाते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आना और किताबें लाना, जिस वजह से कुछ प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण ढंग से रहे। उन्होंने जापानी एनीमे वन पीस वाला स्ट्रॉ हेड जॉली रॉजर झंडा फहराया, जो कि करप्शन के खिलाफ बगावत का प्रतीक है। उन्हें 35 साल के बलेंद्र शाह ने भी सपोर्ट किया, जो कि करप्शन पर रैप गाते थे और अब काठमांडू के मेयर हैं।
दोस्तों नेपाल का ये जेनजी विद्रोह 2022 के श्रीलंका प्रोटेस्ट जैसा लग रहा है, जिसने वहाँ के राष्ट्रपति की कुर्सी उखाड़ दी थी। साथ ही ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश में कोटा इशू पर आंदोलन हुआ था, जिसने प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों इस पर हमारी कहानी जरूर देखेगा। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि 17 साल पहले 2008 में भी ऐसा ही एक जन आंदोलन हुआ था, जिसने नेपाल की 240 साल पुरानी राजशाही खत्म कर दी थी। तो भाइयों, क्या ये सरकार लोकतंत्र खत्म करके फिर से राजशाही वापस लाएगी? भारत के पड़ोसी इलाकों में उसके प्रभाव के लिए इसमें क्या दांव पर लगा है, सब बताएंगे। मगर उससे पहले थोड़ा सा बिस्बो को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को तो टन जरूर दबाई दीजिएगा। 1768 में राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का साम्राज्य बनाया था, जो 1950 तक शाह और राणा वंश के राजाओं के नीचे चलता रहता था। 1950 के शुरू में राजा त्रिभुवन ने राणाओं को हटाकर और खुद देश के मुखिया बन बैठे थे। फिर 9 साल बाद 1959 में उनके बेटे राजा महेंद्र ने नया संविधान लाया, जिससे राजा की ताकत तो बनी रही, पर नेशनल असेंबली के लिए चुनाव करवा दिए गए। दोस्तों उस चुनाव में नेपाली कांग्रेस पार्टी जीती थी और उनके नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने। मगर फिर राजा का मन बदल गया, उन्होंने संसद भंग कर दी और सारी ताकत फिर खुद रख ली। कुछ इसी तरह 1962, 80 और 90 में 3 बार नए संविधान आए। लोकतंत्र थोड़ा थोड़ा तो बढ़ा, पर असली ताकत राजा के पास ही रही। इन सारी पलटियों से जनता तंग आ गई थी और 1996 में माओवादियों ने राजशाही और नकली लोकतंत्र दोनों के खिलाफ हिंसक बगावत छेड़ दी, जो 10 सालों तक चली। फिर 2001 में किस्मत ने पलटी मारी, जब एक बार शराब में धुत युवराज दीपेंद्र ने पारिवारिक भोज पर गोलियां चला दी, कई शाही लोगों को मार डाला और बाद में खुद को भी गोली मार ली। उस समय उनका किस्मत वाला भाई ज्ञानेंद्र वहाँ नहीं था, वो बच गया और राजा बन गया। फिर उन्होंने भी संसद भंग करवा दी और वे तानाशाह बन गए। 5 साल की लड़ाई के बाद लोकतंत्र समर्थक और गुस्से से भरे माओवादियों ने मिलकर राजा के खिलाफ एकजुटता दिखाई और नवंबर 2006 में प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला और माओवादियों के नेता प्रचंडा के बीच शांति समझौता हुआ और इसी समझौते से नेपाल की पहली संविधान सभा बनी, लोकतंत्र आया और 1.5 साल बाद मई 2008 में राजा ज्ञानेंद्र को हटाकर राजशाही खत्म कर दी गई। अब 17 साल बाद लोग लोकतंत्र से फिर से ऊब गए हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र भी पूरा करप्ट हो चुका है और शायद इसी मौके का फायदा उठाने के लिए पुराने राजा ज्ञानेंद्र ने देश में फैली नाराजगी भांप ली और सालों बाद वे मंदिरों में दर्शन देने, गांव-गांव घूमने और लोगों की दुख भरी बातें सुनने निकल पड़े। फिर अब फरवरी 2025 में नेपाल के 75वें लोकतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन 77 साल के राजा ने सीधा पॉलिटिकल मैसेज दे डाला। अब वक्त आ गया है, अगर देश बचाना है तो सब देशवासी हमारा साथ दो। इससे मार्च और मई 2025 में फिर से राजा वापस लाओ वाले प्रोटेस्ट चालू हो गए, जो कि कुछ ज्यादा ही प्लान किए हुए लग रहे थे। राजा उन पर छा, हमें अपना राजा वापस चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, जो कि नेपाल के पहले पीएम बीपी कोइराला की पोती हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया, सभी नेपाली भाइयों अपने राजा का स्वागत करो। तो दोस्तों जब इस जेनसी आंदोलन में राजा आउन परछा की गूंज उठी, तो इस बूढ़े राजा ने भी फटाफट इस मौके को पकड़ लिया और युवाओं से सहानुभूति जताना शुरू कर दिया। मैं इस हिंसा की निंदा करता हूँ, देश को अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोजना होगा। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या ये राजशाही वापसी की मांग सच में कोई दम रखती है? वैसे इतिहास तो मिला जुला है। 1950 में दिल्ली ने राजा त्रिभुवन को राणाओं से समझौता करवाया और लोकतंत्र की शुरुआत करवाई थी। फिर 1990 के दशक में भी इंडिया ने राजा बीरेंद्र और उनके खिलाफ पार्टियों के बीच मध्यस्थ बनकर संवैधानिक लोकतंत्र लाने में मदद की थी। लेकिन राजा महेंद्र ज्ञानेंद्र के पापा को इंडिया पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने 1969 में इंडियन मिलिट्री मिशन को देश से निकाल दिया था और चाइना की मदद से काठमांडू कोडारी हाईवे बना डाला, जो कि नेपाल को सीधे तिब्बत से जोड़ देता है। बता दें, ज्ञानेंद्र राजा ने भी 2005 में माओवादियों को दबाने के लिए चीन से हथियार उधार लिए थे और यही तो वजह थी कि इंडिया ने नेपाल की सारी फौजी मददें बंद कर दी थी और फिर बाद में माओवादी नेता और राजा के बीच डील करवाकर उनकी राजशाही भी खत्म करवा दी। मगर दोस्तों, राजशाही हटने के बाद भी चाइना नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों को फौजी मदद और BRI प्रोजेक्ट से सपोर्ट करता है। उधर नेपाल ने पुराना काला पानी बॉर्डर झगड़ा इंडिया से फिर निकाल लिया। दोस्तों पता है, 2004 में ओली सरकार ने तो हद पार कर दी थी। 100 रुपए के नोटों पर नया नेपाल नक्शा छपवा दिया, जिसमें इंडिया का काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जमीनें भी नेपाल में दिखा दी। यहाँ बिस्बो की पॉपुलर स्टोरी देखें।
इसके बावजूद इंडिया ने नेपाल को अपने सी पोर्ट्स की सुविधा दी और नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना, जहां 68% इम्पोर्ट इंडिया से ही होता है। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, अगले 10 सालों के लिए नेपाल से 10,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी खरीदने का भी सौदा हो चुका है। यही नहीं, नेपाल का पहला मुनाल सैटेलाइट इंडिया अपने PSLV रॉकेट से फ्री में लॉन्च करने को भी तैयार हो गया। UPI को नेपाल के फोन पे से जोड़ दिया गया ताकि लोग दोनों देशों में आसानी से पैसे भेज सकें। अब दोस्तों इस तरफ अंतरिम बांग्लादेशी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की प्रो इंडिया नीति को पलट दिया है और पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत कर लिए हैं। उम्मीद है नेपाल की नई अंतरिम PM पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्के इंडिया के लिए भी कुछ अच्छी साबित होंगी, क्योंकि बता दें कि उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उनको जेंजी प्रदर्शनकारियों ने डिस्कॉर्ड पर पोल करके चुना है, क्योंकि वो करप्शन पर सख्त फैसले देती रही हैं और वे किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं मानती। और उनकी नियुक्ति पर आर्मी, नेता लोग और संसद सब ने हामी भर दी है। अब बस उन्हें भ्रष्ट नेताओं और वापसी की फिराक में बैठे राजा से भिड़कर मार्च 2026 के अगले चुनाव तक डटे रहना होगा। दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिस्बो की शायरी। जेंजी के आंदोलन से उबल उठा नेपाल, भ्रष्ट नेताओं का हुआ खूब बुरा ही हाल। भारत भी है देखता कैसा है ये दौर, राजशाही की आहट है या फिर है कुछ और। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।